हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू ऑन चैनल। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है एमकॉम सेकेंड ईयर एमसीए फॉर यूनिट नंबर 20 फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड कोलैबोरेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस यूनिट में कौन कौन से टॉपिक हमें कवर करने हैं। उसके बाद हम एक एक करके हर एक टॉपिक को जो है वो समझेंगे। सबसे पहले जो टॉपिक हमें कवर करना है वो आता है रोल ऑफ फॉरेन कैपिटल। उसके बाद आता है एफडीआई और डेवलपिंग कंट्रीज, जिसके अंदर हमें एडवांटेजेस और लिमिटेशंस के बारे में जानना है। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रेंड्स इन एफडीआई फ्लोज, जिसके अंदर हमें ग्लोबल ट्रेंड्स एंड एफडीआई फ्लो इन इंडिया क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट है एफडीआई पॉलिसी, ट्रेंड्स इन इंडियाज फॉरेन कोलैबोरेशन पॉलिसी एंड इंडियाज एक्सटर्नल डेट्स। तो ये कुछ टॉपिक है जो हमें हमारी इस यूनिट के अंदर कवर करने हैं। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है रोल ऑफ फॉरेन कैपिटल। ठीक है, रोल ऑफ फॉरेन कैपिटल क्या होता है इसके बारे में हम समझते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ and development of country depend to a large extent on adequate capital and technological input। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट यही कहा गया है कि किसी भी कंट्री की ग्रोथ या डेवलपमेंट किस चीज़ पे डिपेंड करती है कि उसके पास कितनी कैपिटल है या फिर कितनी टेक्नोलॉजी है। ठीक है, मोस्ट ऑफ वन these inputs are not sufficiently available in a number of countries, so therefore these inputs are imported to supplement domestic resources that enhance investment as well as the productivity. So moreover, during the recent years, growing international productions and trade require increased amount of international investment। जैसे कि हमने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा कि किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज होते हैं वो है टेक्नोलॉजी एंड कैपिटल। अगर एक कंट्री के पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो वो कैसे डेवलपमेंट करेगी, वो किस तरीके से चेंजेस लेके आएगी, किस तरीके से कंपटीशन को फेस करेगी। तो उसको टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट है, तो वो टेक्नोलॉजी किस तरीके से आएगी, वो अपनी उन टेक्नोलॉजीज़ को किसी और कंट्रीज से इंपोर्ट करेगी जहाँ पे वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, जिसकी वजह से वो क्या कर सकती है, अपनी इन्वेस्टमेंट को और प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकती है। ठीक है, as a result, the flow of international investment has been increasing. The country require international investment for enhancing the productions, trade and distribution capabilities. Need for international investment is more pronounced in the countries where the capital is in scarce. So World Investment Report 1999 has advocated the need of foreign investment. It says that the development priorities of developing country include achieving sustained income growth for their economies by raising the investment rate, strengthening the technological capacity and skills। यहाँ पे सेकंड पॉइंट ये कहता है हमें कि मान लो कि अगर हम क्या कर रहे हैं, बाहर की कंट्री से अपनी कंट्री में क्या लेके आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सके और अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सके। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि जब हम अपनी कंट्री में टेक्नोलॉजी लेके आएंगे तभी तो हम अपनी प्रोडक्शन को, अपने ट्रेड को और अपनी डिस्ट्रीब्यूशन कैपेबिलिटीज़ को एनहेंस कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हमें क्या करनी होगी, अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना होगा। ठीक है, and improving the competitiveness of their export in the world market, distributing the benefit of growth equitable by creating more and better employment opportunity and protecting and conserving the physical environment फॉर फ्यूचर जनरेशन। तो हम क्या कर रहे हैं, बाहर की कंट्री से अपनी कंट्री में टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट कर रहे हैं, जिससे कि हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे, हम कंपटीशन को इजीली फेस कर पाएंगे। ठीक है, तो यही है कि हमें बहुत ज़्यादा जो है अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लोगों को हम क्या कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉय कर पाएंगे और अपने जो फिज़िकल इन्वायरमेंट है उसको फ्यूचर जनरेशन के लिए कंजर्व भी कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है कि देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट। दो तरीके की, टू टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इंटरनेशनली बाहर की कंट्री में अनदर कंट्री में इन्वेस्ट कर सकते हैं। किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक तो आता है हमारा एफडीआई और सेकंड आता है एफपीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादातर आता है कि एफडीआई या एफडीआई और एफपीआई में डिफरेंस क्या होता है, या फिर कई बार क्वेश्चन आता है एफडीआई भी शॉर्ट नोट लिखो, या फिर आता है एफपीआई पे शॉर्ट नोट लिखो, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होती है। तो इसको हम समझते हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम में रोल आता है, तो इसमें हमें ये दो पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लिखने की। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में सबसे पहले हम जानते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पहले मैं बताती हूँ कि जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री के इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसकी एसेट्स में, उस कंपनी में। ठीक है,
इसमें हम क्या कर रहे हैं, फिजिकल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये जो इन्वेस्टमेंट होती है वो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए होती है। हम ऐसा नहीं है कि जब भी हम चाहें हम अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट को निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एक्चुअली होता है क्या है कि हम उस कंट्री के असेट्स में, फिजिकल असेट्स में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे बल्कि उसके फाइनेंशियल असेट्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उस कंपनी के स्टॉक्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए भी हो सकती है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हम जब भी हमारा मन चाहे तो वहाँ से इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हैं ईजिली। एफडीआई में ऐसा नहीं होता, हम इजीली इन्वेस्टमेंट जो है वो उसको नहीं निकाल सकते, क्योंकि हम किसी दूसरी कंट्री में टेक्नोलॉजी के रूप में या फिर हम असेट्स के रूप में वहाँ पे असेट जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए होती है। बेसिकली मैंने इसके ऊपर एक डिफरेंस बिटवीन भी जो है वो उसके रिगार्डिंग एक सेपरेट वीडियो बनाई है, आपने नहीं देखी तो वो देख लेना ताकि आपको और क्लियरिटी आए कि दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो एफडीआई क्या होता है, एफडीआई अकर्स व्हेन एन इन्वेस्टर्स बेस्ड इन वन कंट्री एक्वायर एन असेट्स इन अनदर कंट्री विद द इंटरेस्ट टू मैनेज इट। एक इन्वेस्टर दूसरी कंपनी के असेट्स में परचेज करता है, दूसरे कंपनी के असेट्स में इन्वेस्ट करता है। ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि उसके पास जो मैनेजमेंट है उस कंट्री का वो उसके हाथ में आ जाता है। लेकिन एफपीआई के अंदर अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट जो है इन्वेस्टर के पास नहीं आता है। एफडीआई में जो इन्वेस्टर है उसके पास मैनेजमेंट भी आता है, वो उस कंपनी को मैनेज भी कर सकता है। कंपनी इन्वेस्टिंग इन दिस कंट्री also transfer assets such as technology, management, marketing. Further, the investing company also seeks the power to exercise control over decision making in a foreign enterprises, the extent of which has to vary according to its equity participation. अब ये कहा गया है कि जो भी कंपनी दूसरी कंट्री की कंपनी में इन्वेस्ट करती है वो उसके एसेट्स में इन्वेस्ट करती है, उसकी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करती है, मार्केटिंग या मैनेजमेंट में इन्वेस्ट करती है। अब क्या होता है कि ये जो कंट्री इन्वेस्ट कर रही है इस तरीके से, तो उसके पास जो इन्वेस्टिंग कंपनी है उसके पास जो है वो कंट्रोल आ जाता है उस कंपनी का, जितना परसेंट उसने उसकी कंपनी के इक्विटी में पार्टिसिपेट किया है उतना कंट्रोल जो है इन्वेस्टर्स के पास जो है वो आ जाता है। Foreign direct investment also include reinvesting earning which comprising the direct investor shares of earning not distributed as this dividend or earning not remitted to the direct investor. So such retained profit of affiliates of foreign enterprises are reinvested. तो यहाँ पे ये कहा गया है कि मान लो जो प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट सपोज शेयर होल्डर्स को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया या फिर जो है उसको फिर से रेमिट नहीं किया गया, जो भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनको नहीं दिया गया, तो जो रिटेन प्रॉफिट है एक कंपनी के पास उसको फिर से री इन्वेस्ट किया जा सकता है। लेकिन ऐसा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के केसेस में नहीं होता। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है एक बार मैं बता देती हूँ। पोर्टफोलियो इन्वेस्टर में जो एक कंट्री का इन्वेस्टर है वो दूसरी कंट्री के असेट्स में इन्वेस्ट नहीं करता, उसकी टेक्नोलॉजी में, मैनेजमेंट में, मार्केटिंग में इन्वेस्ट नहीं किया जाता, उस कंपनी के जो शेयर्स होते हैं, ठीक है, उसमें इन्वेस्ट किया जाता है। यहाँ पे फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की जाती है। तो इन्वेस्टर के पास कोई मैनेजिंग राइट नहीं है, किसी भी तरीके का कोई कंट्रोल नहीं होता। जो भी डिविडेंड है, ठीक है, वो जो शेयर होल्डर्स है उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उसको री इन्वेस्ट नहीं किया जा सकता। और ये कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो डिफ्रेंशिएट करते हैं एक दूसरे को। Recently there has been tremendous expansion of FDI. There are four main characteristic features of FDI. These are growth of investment has been substantial. अब FDI क्या हो रहा है, दिन बर दिन इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है, हमारी इकोनॉमी को लिबरलाइज या प्राइवेटाइज किया गया है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रही है। इसकी मेन फोर करैक्टरिस्टिक या फीचर्स की अगर हम बात करें तो फर्स्ट ये है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो ग्रो हो रही है। सेकेंड, द बल्क ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लो इज़ अमंग द डेवलप्ड कंट्री। ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कहाँ से आ रही है, डेवलप कंट्री से आ रही है। कहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जा रही है, डेवलपिंग कंट्रीज़ में की जा रही है। क्यों डेवलप्ड कंट्री डेवलपिंग कंट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर रही है, क्योंकि यहाँ पे लेबर जो है वो बहुत ही चीप अमाउंट में जो अवेलेबल हो जाती है और जो रिसोर्सेज है वो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। तो बहुत सारे बेनिफिट होते हैं जिसकी वजह से डेवलप कंट्री डेवलपिंग कंट्रीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। तो डेवलपिंग कंट्री हैव इंक्रीजिंगली बिकम रिसिपिएंट ऑफ एफडीआई। तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट ये कहता है कि जो हमारी डेवलपिंग कंट्री है उस कंट्री के पास जो है एफडीआई फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा आ रहा है, उस कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। ये कंट्री धीरे धीरे करके डेवलप हो रही है, इन्वेस्टमेंट कर रही है और यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट एक डेवलपिंग कंट्री को लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा जो है ईजिली अवेलेबल है, या फिर हम कहें कि जो लेबर है वो बहुत ज़्यादा चीपली अवेलेबल है और जो कॉस्ट आती है वो कम आती है एज़ कम्पेयर टू डेवलप कंट्री। सो यही रीज़न है जिसकी वजह से डेवलप कंट्री जो है वो इन्वेस्टमेंट करती है डेवलपिंग
डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर। मेजर फ्लो ऑफ एफडीआई टू डेवलपिंग कंट्रीज हाउएवर इज कंसंट्रेटेड इन फ्यू कंट्रीज। अब हमने ये बात की कि डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट की जाती है, क्या हर एक डेवलपिंग कंट्रीज़ में डेवलप कंट्री इन्वेस्ट करती है? नहीं, कुछ ही मेजर फ्यू ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी उनको लग रही है, जहाँ पे प्रॉफिट ओरिएंटेशन उनको ज़्यादा लग रहा है, तो कुछ ही ऐसी कंट्रीज़ में डेवलप कंट्रीज़ क्या करती है, इन्वेस्ट करती है। सो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज हैज़ बिकम ए वेरी controversial subject. Historically, FDI is associated with the dominations of metropolitan power over colonies. It was believed that these investments were instrument of suppressions of national enterprises and exploitations of these economy for the benefit of the foreign investors. However, over the time, this historical assessment has given place to an important role of FDI. So, concessions has developed since the 80s that FDI is essential for economic growth and development. पहले क्या होता था, पहले जो मेन कंसंट्रेशन था एफडीआई का वो ये था हिस्टोरिकली कि अगर बाहर की कंट्री हमारी कंट्री में आती है, ठीक है, बाहर की कंट्री अगर हमारी कंट्री में आती है, वो इन्वेस्टमेंट करती है, तो इससे क्या होता है कि हमारी कंट्री के जो रिसोर्सेज है वो लेके जाती है, ठीक है। कहीं ना कहीं अगर वो इन्वेस्टमेंट कर रही है तो वो प्रॉफिट ओरिएंटेशन के लिए कर रही है, जितना वो लेके आती है उससे कई गुना ज़्यादा वो अपनी कंट्री में लेके जाती है। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट हम ये कह सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा कंपटीशन के रूप में आते हैं, क्योंकि उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज है हमारी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में। इसकी वजह से क्या होता है, जब बाहर की कंट्री हमारी कंट्री में आके इन्वेस्टमेंट करती है तो हमारे जो डीलर है, हमारे जो कंपनीज़ हैं, स्मॉल कंपनीज़ है, वो जो है उनको अपने बिजनेस को शट डाउन करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन अब के समय में ऐसा नहीं है। अब के समय में ऐसा देखा गया है कि जो हमारी एफडीआई है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए। इसके बाद आता है हमारा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। क्या होता है? पोर्टफोलियो कैपिटल नॉर्मली मूव्स टू इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स. So further, the portfolio capital moves to the recipient country which have revealed its profitability and has the comparative advantages over the counterparty in investing companies. सो यही है कि एक कंट्री दूसरी कंट्री के जो असेट्स है, शेयर्स है, बॉन्ड्स है, फाइनेंशियल स्टॉक है, उनमें इन्वेस्टमेंट करती है। वो सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करती है कि कौन सी कंपनी जो है प्रॉफिटेबल है। ऐसे कोई भी जो है किसी भी कंट्री में किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेगा। जो प्रॉफिटेबल कंपनी लगती है किसी इन्वेस्टर को, उसी कंट्री में जो है इन्वेस्टमेंट की जाएगी। So foreign portfolio capital, unlike FDI, is affected largely by individual and institution through the mechanism of capital markets. Portfolio investment to a larger extent is expected to be speculative. Very often, depending on the confidence of the investors, the investment is made. In the event this confidence is taken, the capital has a tendency to shift from one country to another very fast, occasionally creating a crisis for the host country. अब कहा गया पोर्टफोलियो जो इन्वेस्टर्स है वो किसी भी कंट्री के फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्ट करता है। तो अगर लगता है कि हाँ ये कंपनी जो है वो धीरे धीरे डाउन होती जा रही है या फिर यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस कम होते जा रहे हैं, तो वो जो इन्वेस्टर है वो इमीडिएटली वहाँ से जो है अपने अमाउंट जो भी इन्वेस्ट किया उसको डिसइन्वेस्ट कर सकता है और दूसरी कंट्री में जो प्रॉफिटेबल कंपनी है उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है कि जिस कंपनी में एक इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया था और वहाँ से जो है डिसइन्वेस्टमेंट कर ली, तो उस कंट्री की जो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकते हैं, ठीक है। मर्जर एंड एक्विजिशन आर वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन डेवलप्ड कंट्रीज. So merger and acquisition are a popular mode of investment for firms wishing to project, consolidate and advance their global competitive positions by selling of divisions that are outside the scope of their core competitions and acquiring strategy assets that enhance their competitive strength. इसमें कहा गया कि आज के समय में अगर हम बात करते हैं तो मर्जर और एक्विजिशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता जा रहा है। मर्जर एंड एक्विजिशन का मतलब क्या होता है? मर्ज हो जाना, जब आपस में दो या दो से ज़्यादा कंपनी आपस में मर्ज हो रही है। एक्विजिशन का मतलब होता है परचेज़ करना, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी के जो शेयर्स है, जो कंपनी है, ठीक है, जो असेट्स है वो क्या कर रही है? परचेज़ कर रही है। जो सेलिंग कंपनी है वो इसलिए सेल कर रही है क्योंकि जो कंपनी वो रन कर रही थी वो अब उसके हाथ में नहीं है, मतलब उसको और अच्छे से वो रन नहीं कर सकती, उसको प्रॉफिट मेकिंग नहीं बना रही है क्योंकि वो इतनी कॉम्पिटिटिव नहीं है, जिसकी वजह से वो क्या कर रहे हैं? अपने फर्म को दूसरे यूनिट्स को सेल कर रहे हैं या दूसरी कंपनीज के बीच में क्या कर रहे हैं? मर्ज कर रहे हैं। So for these companies or for these firms, the ownership assets acquired from another firm such as technical competencies, establishment brand names and existing supply network
Distribution system can put to immediate use towards serving global customers, enhancing projects, extending market shares, increasing corporate competitiveness by employing international productions network more effectively and efficiently. ये कहा गया कि मर्जर और एक्विजिशन जो है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का पार्ट नहीं है, ये एक अनदर कंसेप्ट है, ठीक है। जहाँ पे एफडीआई के रोल की बात की गई है तो वहाँ पे हमने 3 चीज़ें पढ़ी। एक तो आता है फॉरेन डेवलपमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई। एक हमने पढ़ा एफपीआई जिसको हम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। और इसके अंदर हमने एक बात और पढ़ी कि मर्जर एंड एक्विजिशन। ज़्यादातर कंसंट्रेशन किस पे है? मर्जर एंड एक्विजिशन पे, कि कुछ सिमिलर नेचर की कंपनी है जिसके पास अलग अलग टेक्नोलॉजी है, अलग अलग स्किल। ऐसा नहीं है कि हमेशा एक कंपनी डाउनवर्ड जा रही है जिसकी वजह से वो अपने कंपनीज को दूसरी कंपनी को सेल कर रही है, या फिर ऐसा नहीं होता है कि मान लो ये कंपनी अपने आप को मैनेज नहीं कर पा रही है, उसकी बहुत सारी ब्रांचेज है, तो कुछ ऐसी ब्रांचेज जिसको मैनेज नहीं कर पा रही है जिसकी वजह से वो क्या कर रही है? सेल कर रही है। ज़रूरी नहीं ऐसा हो सकता है कि 2 कंपनीज आपस में दोनों की अलग अलग कैपेबिलिटीज़ है, दोनों ज्वाइन करना चाहती है और लार्ज स्केल पे काम करना चाहती है। जैसे कि हम बात कर सकते हैं हीरो और होंडा। हीरो होंडा अलग अलग काम करती थी, उन्होंने क्या कर लिया? अपने आप को ज्वाइन कर लिया और मिल के आई और साथ में जॉइंट वेंचर स्टार्ट करने लग गई। तो इस तरीके से बहुत सारी कंपनी है जो मर्जर और एक्विजिशन का काम करती है। और साथ ही साथ जो एक्वायरिंग कंपनी है वो क्या करती है? सिर्फ दूसरी कंपनी के एसेट्स को ही परचेज नहीं करती, बल्कि उसकी टेक्निकल असिस्टेंस को, उसकी जो ब्रांड नेम है, ठीक है, जो सप्लाई नेटवर्क है, जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, इन सारी चीज़ों को क्या करती है? एक्वायर करती है। तो ये था हमारा रोल। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक एफडीआई इन डेवलपिंग कंट्रीज़ के बारे में। सो एफडीआई हेल्प्स इन एक्सिलरेटिंग द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द होस्ट कंट्री। एफडीआई की बात हम कर रहे हैं और डेवलपिंग कंट्रीज़ की हमने बात की। जैसे कि हमने कहा था कि एफडीआई कौन करता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कौन करता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब जब एक कंट्री दूसरी कंट्री के अंदर क्या कर रही है? इन्वेस्टमेंट कर रही है, उसके असेट्स में इन्वेस्ट कर रही है, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रही है। तो कहाँ पे इन्वेस्टमेंट होती है? ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट होती है डेवलपिंग कंट्रीज़ में। और इन्वेस्टमेंट कौन करता है? डेवलप कंट्रीज़ जो है करती है। क्या हर एक डेवलपिंग कंट्रीज़ में की जाती है? नहीं, ज़्यादातर जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो कुछ ही फ्यूज कंट्रीज़ में होता है। सो एफडीआई हेल्प्स इन एक्सिलरेटिंग द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द होस्ट कंट्री। एफडीआई क्या करती है? जिस भी कंट्री में वो इन्वेस्ट कर रही है तो उस कंट्री की जो ग्रोथ रेट है वो एनहेंस हो जाती है, बढ़ जाती है। उसके एडवांटेजेस की अगर हम बात करते हैं एफडीआई की क्या एडवांटेजेस हैं, सो इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द होस्ट कंट्री। फर्स्ट थिंग इज़ दैट। सेकेंड इज़ कि एफडीआई एज अ कैपिटल सप्लायर। एफडीआई जब एक कंट्री दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट करती है तो वो क्या लेके जाती है? कैपिटल लेके जाती है, पैसा लेके जाती है, इन्वेस्टमेंट करती है, टेक्नोलॉजी लेके जाती है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से क्या किया जाता है? एक डेवलपिंग कंट्री में इन्वेस्ट करती है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? एफडीआई हेल्प्स इन द डेवलपिंग कंट्री एज अ कैपिटल सप्लायर, ठीक है। तो एफडीआई इज एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग नीडेड कैपिटल टू डेवलपिंग कंट्रीज. Developing countries need higher investment to achieve increased target of growth in national income, since they can't normally have adequate saving. So there is need to supplement saving of these countries from foreign savings. So this can be done either through external borrowings or through permitting and encouraging the foreign direct investment. FDI is an effective source of the additional capital and come with their own risk. अब क्या होता है? एफडीआई एक अच्छा सोर्स है जब हमारी रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारी कंट्री क्या करती है? इंपोर्ट करती है। तो इंपोर्ट करने की वजह से क्या होता है? कंपनीज़ का इंपोर्ट क्यों ज़रूरी है? इंपोर्ट ज़रूरी है क्योंकि कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमारी इकोनॉमी में अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, जो हम बाहर की कंट्री से अपनी कंट्री में इंपोर्ट करते हैं। जब हम कोई सामान बाहर की कंट्री से अपनी कंट्री में लेके आएंगे तो हमें क्या करनी पड़ेगी? पेमेंट करनी पड़ेगी। अब हमारी जो बोरिंग्स है वो बहुत ज़्यादा हो गई थी और हमारी जो एक्सपोर्ट था वो कम हो गया था। अब क्या हुआ कि इंपोर्ट ज़्यादा हो गया था, उसके कंपैरिजन में एक्सपोर्ट इतना नहीं हो पाया, जिसकी वजह से हमारी जो है बोरिंग बढ़ गई, जिसकी वजह से हमने स्टेप लिया कि हम एफडीआई करते हैं। एफडीआई में क्या होता है? जो भी पर्सन होता है वो नीडेड कैपिटल डेवलपिंग कंट्रीज़ में लेके आता है, हमारी डेवलपिंग कंट्रीज़ की ग्रोथ होती है। साथ ही साथ जो पेमेंट की रिक्वायरमेंट थी कि जो हमारी कंट्री में जो कैपिटल अवेलेबल नहीं था, सेविंग्स नहीं थी, ये जो दिक्कत थी वो भी क्या होती है? दूर होती है। साथ ही साथ एक बेहतर आइडिया ये भी है कि जो एफडीआई आती है वो अपने खुद के रिस्क पे आती है, ठीक है, उसका खुद का रिस्क होता है। सेकेंड पॉइंट ये है कि एफडीआई एज अ रिमूवर ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट कॉन्स्टेंट। एफडीआई की वजह से हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिशिएट्स अराइज हो रहे थे वो प्रॉब्लम भी रिमूव हो जाती है। डेफिशिएट्स का मतलब क्या होता है कि मान लो हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम क्या चीज़ शो करते हैं?
मेनली सारी चीज़ें हम शो करते हैं, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ठीक है, यूनिलेटरल ट्रांसफ़र, ये सारी चीज़ें हम शो करते हैं। तो यहाँ पे हमारी ये देखा जाता है कि जो डेबिट साइड और जो क्रेडिट साइड है वो बैलेंस होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अब मान लो कि हमारी जो क्रेडिट साइड है या डेबिट साइड है उसमें से कोई भी एक क्या है कम ज़्यादा है, तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो गया, प्रॉब्लम आ गई, ठीक है। बैलेंस का मतलब क्या है, तो कि डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों बैलेंस होनी चाहिए। मान लो कि हमने क्या किया, इंपोर्ट ज़्यादा कर लिया, हमारी कंट्री में हमने इंपोर्ट किया तो उसके बदले में हमें पेमेंट देनी थी। अब पेमेंट किस तरीके से हम देंगे, बाहर की कंट्री के पैसे तो अलग अलग होते हैं बाहर, अब पेमेंट देने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, लेकिन एक्सपोर्ट करेंगे तभी तो हमें हमारी कंट्री में पैसा मिलेगा, सामान बेचेंगे तभी तो पैसा आएगा। एक्सपोर्ट उतना हुआ नहीं, इंपोर्ट ज़्यादा हो गया, अब वो प्रॉब्लम आ गई, हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिशिएंसीज शो होने लग गई, हमारा जो डेबिट साइड है वो ज़्यादा हो गया क्रेडिट साइड की मुकाबले। तो अब ये जो प्रॉब्लम अराइज हुई है उसको रिमूव करने में हमारी एफडीआई हेल्प करता है। एफडीआई क्या करता है, हमारी कंट्री में कैपिटल लेके आता है। जब हमारी कंट्री में कैपिटल आएगी तो हमारा क्रेडिट बैलेंस जो है वो बढ़ जाएगा और जो डेबिट और क्रेडिट बैलेंस है वो इक्वल हो जाएंगे। तो एफडीआई की वजह से हमारी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो प्रॉब्लम अराइज होती है वो भी रिमूव हो जाती है। एफडीआई provide inflow of foreign exchange resources and remove the problem on the balance of payment. It can be seen that a large number of developing countries suffer from the balance of payment deficits, for their demand on foreign exchange is normally far in excess of their ability to earn. So FDI inflow by providing foreign exchange resources remove the problem of developing countries seeking higher growth rate। यानी कि FDI क्या करता है, उन कंट्रीज़ की हेल्प करता है जो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ रेट को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करना चाहते हैं लेकिन उनके पास इतनी कैपिटल नहीं है, उनका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो डेफिशिट्स हो गया है क्योंकि उनकी जो अर्निंग है, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज अर्न करने की जो कैपेबिलिटी है या एबिलिटीज़ है वो इतनी नहीं है, ठीक है। तो ये हेल्प करती है। तो 2 पॉइंट हमने पढ़े कि एफडीआई जो है हमारी कंट्री में क्या लेके आती है, एक तो कैपिटल लेके आती है, दूसरा हमारे जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिशिएंसी है उसको रिमूव करती है, ठीक है। तो यही था आज की हमारी वीडियो में। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। बाकी का जो इसके जो पॉइंट्स रहते हैं, ठीक है, वो हम कभी नेक्स्ट वीडियो में जो है वो कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।